खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, सदर साहब ने एक्ट पर साइन कर ही दिए। लगता था कि वो कुछ शायद एक दफ़ा वापस भेज दें, लेकिन ख्याल अगलब ये है कि उन्होंने इसलिए क्योंकि वो रोक तो सकते नहीं है, सेकंड टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा, तो शायद उन्होंने कहा कॉम्प्लिकेशन ना पैदा की जाए। इमरान खान किस केस में नाअहल हो सकते हैं, उसके साथ ही जो है वो जहांगीर तरीन साहब एक नई PTI बना रहे हैं, ये कहाँ तक कामयाब होगी और इसकी, और फिर एक मैशत का जो मामला है, ये 50 अरब की तरसीलात ज़र के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, ये भी एक अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये आपके लिए एक जो है मुश्किल भी है कि हम IMF के बगैर चल सकेंगे या नहीं, और चल सकें तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भट्टी साहब, हम पहले आ जाते हैं, सदर साहब ने जो एक्ट पर साइन कर दिए, तो अब मियां नजीब साहब भी दोबारा अहल हो सकते हैं और जहांगीर तरीन साहब, और मेरे ख्याल में हो ही जाने चाहिए। बिस्मिल्लाह आए सियासत करें, इलेक्शन लड़ें। देखें, पहले सदर साहब ने इसे सिग्नेचर नहीं किए थे, ना करते तो कुछ दिन बाद होना था। तो ये जो आइन में तरमीम की गई है, की ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है। मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब हर हाल में, मेरी अपनी राय है, फैसला तो जज से मान करते हैं, ये सारी स्टेज बनाई ही नवाज शरीफ साहब के लिए गई है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते थे ना कि इमरान खान का केस ख़त्म करो, सॉरी नवाज शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म करो, इमरान खान को नहल करो, उसको जेल में डालो, तो मेरा ख्याल है ये उसकी इब्तदा है। सदर सिग्नेचर ना भी करते तो इसका टाइम फ्रेम है, बन जाना। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और मैं समझता हूँ आए इलेक्शन लड़ें, लेकिन खान को भी इलेक्शन वो आएंगे तो, लेकिन उसका क्या तरीकाकार होगा, पहले तो जेल में जाना पड़ेगा, मगर इसलिए इस वक्त हमारे साथ अब वो जेल में नहीं जाएंगे, जहाज से आएंगे। मैक्सिमम ये होगा कि उनके घर को जो है उम्रा को जेल करार दे दिया जाएगा और नवाज शरीफ बादू नज़र में हो जाएंगे, और कभी इम्कान है कि इमरान खान इस दौरान किसी भी बड़े केस में गिरफ्तार हो जाए। चलें ये भी देखते हैं। मगर शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हैं, इमरान खान साहब की जो वकालत भी बहुत से केसेस में करते रहे हैं और कर रहे हैं। जनाब शुएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब तो एक ये कि इस कानून बन जाने से या एक्ट के प्रेसिडेंट साहब के साइन करने के बाद अब ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब का जो था वो भी रिव्यू में जा सकते हैं, जहांगीर तरीन भी जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस कानून के हवाले से उसका क्या मुतवक्को रद्द अमल हो सकता है कानून के मुताबिक। जनाब शुएब शाहीन साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि ये पिछला वाला जो लॉ था प्रैक्टिकली वो भी फील्ड में है, क्योंकि उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है, उसका ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है। तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने उसको बालाए ताक रख के और उस लॉ के होते हुए ये नया लॉ बना दिया। मीनिंग देयर भाई उन्होंने ये तस्वर कर लिया उसका, वो तो कानून कालदम हो जाएगा, तो लेकिन अब ये नया लॉ बन गया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है इलेक्शन से पहले उन्होंने हर हाल में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देना है। पहली बात तो यह है कि जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ होता है वैसे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस लॉ को कोई चैलेंज करेगा या सो मोटो एक्शन कोई देगा, क्योंकि इसके अंदर जो बेनिफिट दिया गया है मेनली वो एक तो यह है, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जनाब जो रिव्यू का केस होगा वो लार्जर बेंच सुनेगा, वो रिव्यू ही होगा, वो जज भी बैठेंगे। मसलन 5 मेंबर ने एक केस सुना है तो वो 6 सुनेंगे या 7 सुनेंगे, अगर 3 ने सुना है तो वो 5 सुनेंगे या 4 सुनेंगे या 6 सुनेंगे। तो एक तो ये प्रिंसिपल इसमें सेटल हुआ। दूसरा प्रिंसिपल ये तय कर दिया कि जी आज से जो भी जिसके खिलाफ भी कोई आर्डर आया हुआ है, आर्टिकल 184(3) का, उसको रिव्यू का अख्तियार दे दिया गया विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। यानी आज से 60 डेज के अंदर कोई भी शख्स जिसके खिलाफ भी कोई एडवर्स आर्डर पास हुआ है, बेशक वो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन का केस भी क्यों नहीं, तो उसको चांस मिल जाएगा कि 60 डेज में अपना रिव्यू पिटीशन फाइल करे और जो लार्जर बेंच है उस केस का, वो उस केस को सुनेगा। अब बज़ाहिर ये लगता है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का रास्ता हमवार करने के लिए ये कानून बनाया गया है, और दूसरा ये कि ये जो अभी रिव्यू इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन फाइल कर रखी थी और उसके ऊपर फैसला आने वाला था, अब इसके 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये मौका मिल गया है कि जो रिव्यू का उनका 30 डेज़ का टाइम था वो ख़त्म हो गया, अब उनको आज से फिर अगेन 60 डेज़ का टाइम मिल गया है कि वो यूको मार्च के फैसले को भी चैलेंज करें और 4/4 के फैसले को भी चैलेंज करें। और फॉर द टाइम बीइंग ये जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है, एटलीस्ट अब आज के बाद से ये भी एक लिहाज से पेंडिंग होगी और एक लार्जर बेंच सुनेगा, और जो आज तक इन्होंने आर्गूमेंट सुने हैं
वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नए सिरे से फिर दोबारा आर्गूमेंट। अच्छा शुएब भाई, ये बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब का स्पेसिफिक केस है, वो कॉन्विक्ट भी हैं और मफरूर भी हैं टेक्निकली, तो उनको कैसे, भट्टी साहब का ये राय है कि वो शायद उनके घर को सब जेल करार दिया जा सकता है, आप क्या समझते हैं कि वो उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि उसमें वाकई दो किस्म के केसेस हैं। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला केस है जिसमें उनकी अपील थी, खारिज हो गई, वो यहाँ आएंगे, रिवाइव कराएंगे और अपने आप को वो इसमें बेल लेंगे कि जनाब मुझे रिवाइव भी करें और मेरी ज़मानत भी करें। और दूसरी बात यह है कि वो वहाँ से ज़मानत भी उन्होंने की थी, जो लाहौर में थे कोट लखपत जेल में, वहाँ से भी उन्होंने जो बाकी पेंडिंग केसेस थे उसमें भी ज़मानत लेंगे। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो ही वो उतरने से पहले ही वो यहाँ से अपील फाइल कर लें या अपनी ज़मानत के लिए प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई कर लें कि जी मैं मुल्क में आना चाहता हूँ और मुझे ज़मानत दी जाए ताकि मैं पेश हो सकूँ, कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ। जिस तरह इसहाक डार को मिली थी और जिस तरह इसको मिली थी सलमान शहबाज को, लेकिन वो कन्विक्टेड नहीं थे, ये कन्विक्टेड है, इसलिए इनको सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा, फिर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसूली तौर पर तो इनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा शुएब साहब, आपने अपनी बात खुद ही क्लियर कर दी, वो कन्विक्टेड नहीं थे, ये सजा याफ्ता भी हैं और इश्तियारी भी हैं। अमूमन आप जैसे आईनी माहिरीन कहते हैं कि इश्तियारी को कानून में कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती ता वक्त के वो सरेंडर ना करे। जो बंदा 4 साल से इलाज की गरज से गया है, क्या कानूनन जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं? कानून क्या कहता है? कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी हर हाल में होनी है। अब गिरफ्तार करके उसको घर ले जाते हैं, सब जेल डिक्लेयर करते हैं, उसको जेल लेके जाते हैं, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है। और नेचुरली चूँकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में और उनका आजकल तोती बोल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोस्ती हो गई है, शहबाज शरीफ साहब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नॉमिनी जो है वो पंजाब में बैठे हैं, तो ज़ाहिर है उनको तो प्रोटोकॉल के साथ ही जहाँ जहाँ वो कहेंगे, जिस तरह की वो फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी वो उनको मिलेंगी। लेकिन उनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा और फिर ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपील पर फैसला आएगा। और जब तक उनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती तब तक वो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे भी ना, उनको रिलीफ नहीं दे सकती। वो जो हयात नाअहली है, हाँ ये कर सकती है कि उस हयात नाअहली को ख़त्म कर दे और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो नीचे जो केसेस पेंडिंग है तो उसके साथ कर दें, क्योंकि कन्विक्शन इन केसेस में हो चुकी है उनकी। अब देखते हैं कि जब तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड ना हो तो उनको किसी किस्म का रिलीफ मिलना इस वक्त बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। अच्छा सर, जो आपने अभी फरमाया कि इन्होंने, मतलब है 10 साल पहले भी कोई इश्तियारी साहब मुल्क से भागा हुआ था तो उसको भी 60 दिन मिल गए हैं अपील करने के लिए। अमूमन ऐसी चीज़ें होती नहीं, अगर कोई अमेंडमेंट की भी जाती है तो उस वक्त से होती है, माजी से नहीं उसको नथी किया जाता। आप इस एक्ट की तरमीम को कैसे देख रहे हैं? किसी खास मकसद के लिए किया गया या अवामी फलाह बहबूद के लिए की गई है इसमें तरमीम? देखिए, अवामी फलाह बहबूद का तो आलम यह है कि आज आपके सामने गरीब आदमी रोटी के लिए मर रहा है और जो आपकी इनकी अपनी डिक्लेरेशन है GDP 0.29% है और पिछले साल 6.1% थी, जिसको ये पूरा साल गालियां देते रहे इमरान खान को। उसकी कहते हैं कि जी हम तो महंगाई मुकाओ माश लेकर आए थे। गरीब आवाम और पब्लिक का तो उनके लिए इशू ही नहीं है। ये आए ही इसलिए थे कि ताकि अपने मुकदमात ख़त्म कर सकें, नए ब्लॉक को बदल सकें, ECL से अपने नाम निकाल सकें, अपने पिछले सारे मुकदमे ख़त्म करें, एविडेंस ख़त्म करें। और हर रोज़ जो भी पार्लियामान अब बैठी हुई है, अरबों रुपये खर्च कर रही है, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है। और ये जो लॉ बना है ये अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज से ये तो 50 साल पहले भी अगर किसी का फैसला आया है 194(3) में, आज वो भी रिव्यू फाइल हो सकता है। ये तो क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन एक प्रिंसिपल होता है, उसकी वायलेशन है कि किसी भी शख्स का इशू, लेकिन हाँ 2 पार्टियों के दरमियान एक मामला होता है, वो मामला सेटल डाउन हो गया किसी के हक में किसी के खिलाफ। जब किसी के हक में आ गया तो उसके लिए राइट क्रिएट हो गया। अब उस राइट को दोबारा जिंदा कर, उस राइट को ख़त्म करने के लिए दोबारा जिंदा कर दिया गया मैटर कि अब आप 60 डेज में अब जब चाहो आप अभी रिव्यू फाइल कर सकते हो। मेरा ख्याल है इस हद तक ये जो वाली जो प्रोविजन है, इसको जो कहते हैं प्रोविजन सेक्शन 5, ये बज़ाहिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक है और ये सिर्फ अपने बंदों को बेनिफिट करने के लिए और अपने आप को वहाँ से जान छुड़ाने के लिए ये उन्होंने किया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सस्टेनेबल है। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। अब तो मेरा ख्याल है PTI वाले भी मुकदमे कर करके अब थक गए हैं। अब अदालतें खुद कह देती हैं कि भाई हम तो आपको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन अगर आपने रिहाई पानी है तो जाओ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ। अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं बना
तो वो ये हालत है। अब अदालतें भी मतलब सुन सुन के तंग आ गई हैं। अदालतों के ऊपर जिस तरह ब्लैकमेलिंग है, जिस तरह मलाइन कर रहे हैं, जिस तरह जजेस का नाम ना ले लेके, ये भी तो एक इदारा है भाई। आपकी फ़ौज अगर एक इदारा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी एक बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक एग्जीक्यूटिव इदारा है और वो आपका एक पार्ट एंड पार्सल अटैच डिपार्टमेंट है, वन ऑफ दी एक डिपार्टमेंट है। और पिलर ऑफ द स्टेट 3 है, लेजिस्लेचर है, आपका एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में है, एक छोटी सी ब्रांच है जिसको आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। जबकि जो अदलिया है वो एक पिलर ऑफ द स्टेट है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस का नाम लेके आप मिलाइन करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके दरवाजे बंद करते हैं, उनके रोड के ऊपर खड़े होकर उनको लिटरली गालियां देते हैं, उनको धमकियां देते हैं, पार्लियामान के अंदर जिसका कंडक्ट डिस्कस करते हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करते हैं। आप करारदादों के जरिए, आप करारदाद के जरिए आइन को मुअत्तल कर देते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर रखे हैं। ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। बस एक उनके लिए है कि किसी तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को साइडलाइन कर सकें, किसी तरीके से इमरान खान के बंदे तोड़ सकें, उसका साइज़ कम कर सकें और हम उसको मिलाइन कर सकें। और सुबह शाम मीडिया भी उनके लिए बैठा हुआ है उनके खिलाफ बोलने के लिए, और एक बहाना बनाया हुआ है, कोई ना कोई एक बहाना उठाते हैं। कोई 1 साल रगड़ा लगाते रहे तो शाह खाना को जब पता चला कि मरीम नवाज ने गाड़ियाँ ली हुई हैं, नवाज शरीफ ने ली हुई हैं, जरदारी ने ली हुई हैं, सब ने, और शाहिद खाकान अब्बासी ने 12 गाड़ियाँ पता नहीं उससे भी ज़्यादा लेके तो वो बेच भी दी हैं या किसी को गिफ्ट कर दी हैं, जो भी उनका नाम ही कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपने एक बंदे को टारगेट करना है तो आप एक बंदे के खिलाफ करते हैं, लेकिन पब्लिक सारी उसके साथ। शोएब साहब ये बताएं, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद को बाहर करे हुए, आपने आबद जुबैरी साहब का भी केस बड़े अच्छे तरीके से फाइट किया। बदिउल नज़र में इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केस हैं, हुकूमत को बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो इसमें नाहल भी हो जाएंगे और गिरफ्तार भी हो जाएंगे। कोई ऐसा केस मजबूत है तोशाखाना, या किस केस में आप समझते हैं इतनी जान है कि उसे सजा दी जा सके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को? मैं इस वक्त आपको एक कोट करता हूँ। हामिद मीर ने मुझे भेजा, वो जो कि जियो का सीनियर एंकर पर्सन है, हालांकि वो जनरली मुखालिफ एंटी इमरान तस्वर होते हैं, और उसने कहा 99% प्लस जो केसेस हैं वो बदनीयती पे और झूठे हैं इमरान खान के खिलाफ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो मैं समझता हूँ कि लीगली मेंटेनेबल भी है। 150 से ज़्यादा मुकदमात बना दिए भाई। अगर एक केस में भी जान थी तो फिर तो इनको 150 मुकदमात बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर 2 केस में जान थी तो आप तो फिर 4 केस बनाते ना, 5 बनाते, 10 बनाते, 20 बनाते। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ 150 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। किसी एक केस में, पर्सन टू पर्सन एक केस की मैं बात कर सकता हूँ, किसी केस में कोई जान नहीं है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में सम टाइम कानून और इंसाफ जो है वो उसका दोहरा मेयार इस तरह होता है कि जब चाहती है उसमें किसी को हर हाल में फंसाना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एलिमिनेट कर दिया गया। फिर नजरिया ज़रूरत जस्टिस मुनीर ने भी ईजाद कर लिया। फिर बीच में जब याया खान चले गए तो हिना जिलानी केस जो है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा प्रिंसिपल्स पे आया कि किसी को आइन मुअत्तल करने का अख्तियार नहीं है। लेकिन फिर नुसरत भुट्टो केस आया तो हमारी बदकिस्मती के फिर उसको रिवर्स कर दिया गया, वो ही नजरिया ज़रूरत पैदा कर दिया गया, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाला। फिर उसके बाद आप आगे आए तो जो कुछ होता रहा है, टिक्का इकबाल केस आप देख लें। लेकिन शोएब शाहीन साहब, आप ये भी तो यानी हम स्टिल जो भी हालात हों, आपने बिल्कुल बेलाग अंदाज में तबसरा भी किया और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और ज़ाहिर है कि आपने एक दिन की जायज़ा लिया हुकूमत का, तो यहाँ मीडिया में हर तरह की बात चलती रहती है। जी भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं वैसे ज़ाती तौर पर पूछे ना तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन करा दें, फिर नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दें, प्रोटेक्टिव बेल भी दे दें उनको, और पीटीआई का और इनका फेयर इलेक्शन करा दें। कई सब बादी गाली मुक्के पता तो लगे कौन केड़ा बड़ा लीडर है। में बादी नज़र में नवाज शरीफ साहब के आने में कानूनी तो कोई रुकावट नहीं है। 4.5 या 4.25 साल से वो खुद नहीं आ रहे हैं। 13 माह से ज़्यादा तो उनके भाई की हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। आपको याद होगा हम इमरान नवाज शरीफ साहब को दिखा नहीं सकते थे टीवी पर। अब तो वो लंदन में बैठ के 2-2 घंटे ख़ताब करें तो स्क्रीन उनके चेहरे से हट नहीं सकती। मेरा ख्याल है उनके आना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल अहम है कि क्या इस मुल्क में साफ शिफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? इस पे मेरा क्वेश्चन मार्क है।
जो मौजूदा सूरत हाल है बादिउल नज़र में, जिस तरह एक जमात के लोगों को जेल से एक ही बात जाती है, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खुद उन्होंने कहा और एक जज साहब ने कहा कि हम आपको जमानत दे भी दे, तो क्या इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे? ये सवाल तो मैं आपसे करता हूँ। मेरी अब मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, आज भी हमारे दो दोस्तों ने पूछा कि आप इलेक्शन देखते हैं? मैं क्या, मैं तो इलेक्शन फ़िलहाल देखते ही नहीं जब तक इमरान खान को सजा नहीं होती। बादिउल नज़र में ख्याल आता है ना, खुदा ना खास्ता मुझे कोई गैब का इल्म तो नहीं है, तो क्या जिस तरह उनके लोग वफादारियाँ चेंज कर रहे हैं या करवाई जा रही हैं, डू यू थिंक कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह इमरान खान बज़ाहिर बादिउल नज़र में इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ पिछले एक अरसे से ऊपर जा रहा है, शफाफ इलेक्शन करा कर, मेरा ख्याल है ये तो PDM की शिकस्त तस्लीम करना होगा, इमरान खान को बाहर रख के इलेक्शन मुहिम चला के इलेक्शन कराना। मुझे ऐसे लगता हुआ नज़र नहीं आता होता हुआ। आपकी राय क्या है? बड़ी साहब, मैं भी तो अंधेरे में ही तीर चलाने हैं, हमारी राय क्या होनी है? जिस तरीके से मंजर कशी शुएब शाहीन साहब ने की और आपने की, मगर इसमें कुछ सबक सीखने वाले। अब अच्छा नहीं लगता खान साहब पे हम बड़ी तनकीद की आपने, मैंने, जब वो गवर्नमेंट में हुआ करते थे। मैं तो उनके सामने भी बात कर देता था, दो दफ़ा जब मिला उनकी मैशत के हवाले से, उनकी माशी टीम के हवाले से। मगर एक सवाल है बड़ी साहब, एक सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उतरी थी लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं आज इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ूँ तो ज़िया उल हक साहब हेलीकॉप्टर पे बैठ के निकल जाएंगे कहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है बड़ी साहब, अब मैं दिल की बात करूँगा कि 5 करोड़ मेहनत कश इस मुल्क में, 4 भी एक फैमिली के बंदे हों तो वो 20 करोड़ लोग बनते हैं। उन्हें एक गमला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक तीला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 5, 7, 10 लाख बंदा सिर्फ बाहर आ जाता है ना, तो फिर वो इनकलाब का दिन होता है। लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लासेस से नीचे बात, अब जितने बंदे छोड़ के गए इमरान खान साहब को, और बड़ी ज़्यादती हुई है उनको जिस तरीके से छुड़वाया गया है, मगर ये माजी में कौन कौन किस किस पार्टी में था? नहीं, देखें काजी साहब, सियासी जमातों में तोड़ फोड़, सियासी व्यवस्थियाँ तब्दील करना ना पहली दफ़ा है ना शायद आखिरी दफ़ा है। सियासी तब्दीलियाँ चेंज कराना खुद, ये आपको पता है मुस्लिम लीग नून जुनेजो लीग से निकली है, डू यू नो? खुद ही नवाज शरीफ साहब तरीके साहब में थे, पीपल्स पार्टी में 8-10 पार्टियाँ बनी, जतोई ग्रुप बना, कोसर न्याजी बना, पट्रियाड बना, और फिर मुस्लिम लीग काफ से नून बना, नून से फिर काफ लीग बनी, काफ से पता नहीं कायदे आज़म लीग बन गई। गुजारिश ये है कि सियासी लोग जाते हैं उसकी कोई फ़र्क नहीं, उन्हें फोर्स नहीं करवाना चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट डिफरेंट है, मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ARY के एक प्रोग्राम में आमिर कियानी साहब उस वक्त वज़ीर सेहत थे, तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि हमको 35,000 मैंने जब मुबालगा कर प्रोग्राम किए हैं कि जी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक साहब जिनकी जाली डिग्री है, उनको आमिर कियानी साहब ने डिफेंड किया था, निकलवा लें वहाँ पे उनको वहाँ के प्रोग्राम। तो साहब आप मुझे ये बताएं ना, कह दिया कि इमरान खान का दौर आइडियल था। मेरा एक प्रोग्राम ले आए, मैंने कहा हो कि आइडियल दौर था। उस्मान बुज़दार साहब के ज़बान ज़द आम है, इमरान खान साहब की जेब में कोटे सिक्के थे, अब है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी की क्लींजिंग भी हुई है, पार्टी की क्लींजिंग हो गई है। शहजाद अकबर साहब वाली बात में हकीकत है, इसी GNN पे उनकी और एक बंदे की मैंने तस्वीर कर दी हुई है। देखें, मैं ये कतन किसी दौर में नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिर कभी तो रूल ऑफ लॉ की तरफ आना है ना आपने। मादी में जो हो गया चले उन्हें सजाएं दे, लेकिन क्या इलेक्शन जिस ठप्पे लगाने पर हर जमात हारने वाली जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाती है। आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा 2013 का इलेक्शन RO का इलेक्शन है, धांधली का। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं माना, नून लीग ने कभी नहीं माना। क्या शफाफ इलेक्शन के लिए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन जो नहायत मुतनाज़ा हो चुकी है, डू यू थिंक वो शफाफ इलेक्शन करवा देंगे जिसे हारने वाला भी कबूल करे? बज़ाहिर तो अब लड़ाई क्या है, अब मैं आपको खबर दे दूं कि अगला वज़ीर आज़म मरियम बनेगी या बिलावल भुट्टो, ये लड़ाई है। हम बाद लोगों का ख्याल है कि वो इमरान खान को PDM का यकीन है कि वो साइड पे कर देंगे। मेरा ख्याल है वो आवाम की मकबूलियत में बहुत आगे है, फैसला तो आवाम ने करना है। अगर आपको चॉइस मिले, अगर चॉइस मिले और ऑप्शन ही कोई ना हो, मरियम
या बिलावल भुट्टो, आप किसकी? मैं तो ज़ाहिर है कोई पॉलिटिकल वर्कर या वो तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि लॉबिंग हो रही है। जरदारी साहब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दौ खेल, अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी यानी ये एक, मैं आखिरी तो नहीं कहना चाहिए था मुझे, और भी दौ वो खेलेंगे, मगर एक बड़ा दौ कह लेते हैं उसको। वो बिलावल भुट्टो साहब को बनवाना चाहते हैं क्योंकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। दूसरी बात जो है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की में जो एग्रेशन है, एक एग्रेशन जो है ना उनका, वो शायद उनका एक यानी नेगेटिव पॉइंट बनता है। अच्छा। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तो बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, फर्माबरदारी से हुकूमत करेंगे। इतलात हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब नहायत काबिल एहतराम इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उन्होंने चंद दिन पहले ख्वाहिश की है कि मैं चाहता हूँ इस इलेक्शन में मरीम आ जाए, अगला इलेक्शन बेशक कोई और जीत जाए। तो ये इलेक्शन अगर मरीम आ जाती हैं, मैं ये नहीं कि फैसला, ना मैं फैसला करूँ, ना मेरी अथॉरिटी है, ना मैं सहाफ़ियों का काम को बनाना गिराना है, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा नहीं हो जाएंगे अगर ऐसी रास्ता हमवार किया रास्ते गया? तो जुदा होंगे। अरे तो फिर नहीं, अच्छा काई साहब, नहीं ठहर जाए, शहबाज शरीफ साहब क्या फिर मरीम नवाज साहब के वजीर होंगे या एमएनए रहेंगे? कौन अगर मरीम को बनवा दिया जाता है वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में, तो शहबाज शरीफ जो उनके चचा हैं और पार्टी के सदर भी हैं, आपके ख्याल में वो कौन सी वजारत लेंगे? या नहीं, वो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो वजारत लेंगे। एडवाइजर वो पार्टी नहीं, वो पार्टी हेड के तौर पर या किसी और ओहदे में रहेंगे। तो हमजा शहबाज जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है सियासत में, तो उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? नहीं भट्टी साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, यहाँ पे आप ये फैमिली डायनेस्टीज़ हैं, ये पार्टियाँ वार्टियाँ कोई नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियाँ हैं। यहाँ पे नहीं, जमहूरियत को इस तरीके से यहाँ फलने फूलने नहीं दिया गया। इवन जो बुर्जुआ पार्टियाँ वेस्ट में हैं, उनमें मुझे बताएं ना, कभी वो कह सकता है ऋषि सुनक के मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा? अच्छा, मोदी कह सकता है मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा? अच्छा, बेटा आप अमेरिका भी रहे हैं, आपने दुनिया भी घूमी है, आप उस्ताद भी हैं। इतना होता ना हो काका तू बड़ा उस्ताद है, मैं वही हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह टीचर हैं। क्या ओबामा या जो बाइडन और मोदी भी कह सकता है कि जिद लगा सकता है कि मेरा बेटा ही मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने? उधर भी पॉसिबिलिटी है। वहाँ क्लास रूल तो होता है, एक वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई बंदा, एक पावरफुल 2 कमेटीज़ हैं, एक रिपब्लिकन की, एक, और मैं आज आपको अजीब व गरीब बात बताऊँ, एक रिपब्लिकन की कमेटी है, एक डेमोक्रेट्स की। पहले तो वो तय करती हैं कि सदर कौन बनेगा। और अगली गल सुननी है जो बड़ी मजेदार है कि आपके जब वोट है, वोट से अमेरिकी सदर इलेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रल कॉलेज से होता है। मसलन कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में आप और मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं जीत गया हूँ, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रल कॉलेज के 26 वोट हैं, वो अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जीतूंगा। अब मजे की क्या बात है, ये जो 26 वोट हैं, अगर ये चाहें तो हारने वाले उम्मीदवार को भी वोट दे सकते हैं। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई बंदा तीसरा अंदर घुस नहीं सकता। नहीं, मतलब लेकिन कम अज कम इस तरह नहीं होता, इतना नेकेडली नहीं होता। मैं फिर अपना सवाल दोहरा देता हूँ, शायद मुझे समझाने में। जो बाइडन की उम्र गालबन 83 या कुछ अबाबा से, उनकी ख्वाहिश जाग बैठे कि मेरा बेटा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, वो बन सकता, पॉसिबिलिटी है इसी अगले इलेक्शन में? नहीं, वो इस तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन तो फिर क्या अमेरिका ने तरक्की किया कि एक बंदा साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा अपनी अगर बेटी को वो सदर होके, अमेरिकन सदर होके अपने बेटे को प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, तो इधर आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर बेटी को बना ले, फिर पाकिस्तान की सियासी विजन और तरक्की को तो तारीफ करें ना। मैं किसी चीज़ को जवाब देने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा, लेकिन जो बाइडन पर जो एक इल्ज़ाम उसके बेटे के हवाले से है, वो ये है कि चीन और उरे परे ठेकियां दे विच अब्बा जान की आशीर्वाद थी, लिहाजा जहाँ ये निज़ाम है वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। मगर इस तरह नहीं होता जिस तरह वतन अजीज़ में होता है। इस तरह नहीं होता कि ओबामा सदर अमेरिका भी हो और साथ वो डेनमार्क में नौकरी भी कर रहा हो, मतलब एंज नहीं पे कहना चाहते हो ना। काजी साहब, आप ना नौकरी को बुरा समझते, अकामा हमारे हुक्मरान लेते हैं कि वो जो अपना पैसा सर्कल ऑफशोर कंपनियों में डालना ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अकामा तनख्वाह के नहीं लेता। माशाल्लाह इतने बड़े शख्सियात, ख्वाजा आसफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, इन्हें कामे की ज़रूरत है। डू यू थिंक ये इतना की करेंगे? लेकिन वहाँ से जो पैसा आप सर्कल करेंगे, आपकी हुकूमत से पूछ नहीं सकती। और उधर ऑफशोर कंपनियों से आप 5 फ्लैट खरीद लें, होटल खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी बना लें, तो देखें हर चीज़ में हमें बदनीति नहीं देखनी चाहिए। उनका ख्याल था कि मैं बैरून मुल्क लोगों को रोज़गार दूँ। अकामा ऊपर से हदेबिया पेपर मिल, बाद आप जैसे साहिब इल्म, वकला, आइनी माहरीन, सहाफ़ी कहते ओपन एंड शट केस था, लेकिन उनका ख़त्म हो गया ना।
तो पाकिस्तान में ये अच्छा। देखिए कुछ मौजूदात होते हैं। बट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल भी है, और सवाल चूँकि नाजुक इसलिए है कि जिस हस्ती के हवाले से है वो आपसे भी और हमसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। ये नई PTI जहांगीर तरीन साहब की किस कदर पॉपुलैरिटी कम कर सकती है इमरान खान साहब की? देखिए काई साहब, बीइंग ए जर्नलिस्ट, अभी तक आज इस वक्त तक 29 तारीख बरोज पीर कह लें, पीर। नुकसान तो नहीं है ना, और 7:25 अभी तक जब तक इमरान खान बाहिर है कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब मेरे बहुत ही प्यारे काबिल एहतराम है और अच्छे इंसान हैं, उनकी आजकल बहुत ज़्यादा सिटिंग भी हो रही है। बादी नज़र में आज के हालात तक वो 14 जमातें मिल के अगर इलेक्शन नहीं करा रही, कोई तो वजह होगी, बेखुदी बेसबब नहीं। मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ, ये जितनी ऊपर से सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप जो है उसने अपनी पार्टी छोड़ी है, अगर ये सारे इकट्ठे होकर उनके पास चले जाएं सो वट, फिर क्या? वो इस सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा काका सारा पिंड मर जाए तू चौधरी नहीं होना। देखिए गुजारिश ये है, एक कड़वा सच है, नून लीग का वोट बैंक है, किसी को पसंद हो ना हो। पीपल्स पार्टी का सिंध की हद तक है। इमरान खान का हकीकत है चारों सूबों में वोट है। वोट ना फवाद चौधरी को मिला था, ना मुझे लाहौर के टिकट होल्डरों का भी नहीं पता। टिकट होल्डरों का ये जो आप लाहौर से- ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं जो पंजाब में हुए थे, पंजाब में नहीं, अब जो होने थे 14 मई को जिसे नहीं कराया जो नहीं गया, हुए, अच्छा नहीं हुए। तो उनका भी नहीं पता। तो मैं लातादाद लोगों से मिला जान के, मैंने कहा सुनाओ क्या हो रहा है इलेक्शन? कहते हो रहा है इलेक्शन। तो मैं क्या वोट किसको देना है? कहते इमरान खान को। मैं क्या कैंडिडेट कौन है? कहते पता नहीं। अब इस लेकिन अब तो वोट कैंडिडेट जो है उसने टिकटें वापस कर रहे हैं। नहीं, अब तो वो इलेक्शन ही नहीं हो रहे। मैं जब 14 मई को इलेक्शन होने थे, जब टिकटें तकसीम की जा रही थी, उन दिनों की बात कर रहा हूँ। आज इस वक्त कल हो सकता है इमरान खान मकबूलियत का ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए। सियासत में तो कोई यकीन नहीं है। अगर 10 अप्रैल 2022 से एक साल पहले जाएं तो इमरान खान की मकबूलियत बहुत नीचे थी, लोग कहते थे इनका सीट नहीं लेंगे। लेकिन आज इस वक्त तक मेरा ख्याल है PDM इमरान खान को जब तक किसी भी खदशा है सजा ना हो जाए और बिल्कुल उन्हें मीडिया से ऑफ ना कर दिया जाए, इलेक्शन का रिस्क नहीं लेंगी। ये मेरी असेसमेंट है। कल क्या होगा, जो होगा हम उसके मुताबिक लोगों को आगाह अच्छा करेंगे। बड़ी साहब, ये भी है कि बहुत ख़ास मुतमिद जो हैं इमरान खान साहब के, वो भी कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं और वो भी जहांगीर तरीन साहब से राब्तों में हैं। यार कादी साहब, कुछ शहर दे लोग भी पागल सन, पर सानू मरन का शौक नहीं। फिलहाल मेरी अर्ज ये है, 13 जमातें 2018 के इलेक्शन को धांधली कहते रहे। आसफ अली जरदारी साहब कहते रहे कि नहीं? काई साहब अब मैं खुल के कहा उन्होंने, हर जगह कहा। मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते रहे, बिल्कुल। मरियम नवाज साहबा कहती रही, मौलाना फजल कहते रहे। क्या डिमांड थी उस वक्त? दोबारा इलेक्शन। क्या डिमांड थी? दोबारा इलेक्शन। PDM के जितने भी जलसे हुए जो हम तकरीरें नहीं दिखा सकते, उसमें क्या डिमांड होती रही? वो इस्तीफे मांग रहे थे और दोबारा इलेक्शन। तो अब करा देते ना इलेक्शन। 13 महीने हुए आए हुए। बाकी अगर साहब 18 में ये सारी असम्बली जाली थी, बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, 13 महीने में फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए? पहले 13 महीने तो आप जुलूस निकालते रहे कि ये असम्बली जाली है, इसको हम नहीं मानते। भट्टी साहब, उसी असम्बली का वज़ीर आज़म बनने से असम्बली असली हो गई। भट्टी साहब ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूँ। बात यह है कि इलेक्शन वो इसलिए मांग रहे थे कि उनके पास आए। जब इलेक्शन के बगैर हुकूमत मिल गई है तो इलेक्शन का तकल्लुफ़ क्यों करना? ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं और कुछ बात करेंगे। ये जो चैलेंजिंग मैशत है, इसमें अच्छी बातें भी नज़र आ रही हैं कि अगर हम IMF से जान छूट सकती है हमारी, क्योंकि उसने ही हमें डुबोया है। तो एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है शहबाज राना साहब, जो कि मैशत रिपोर्ट करते हैं और एक मोतबर प्रोग्राम भी मैशत पर करते हैं एक बड़े नेशनल चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राना साहब। राना साहब, ये जो डॉलर का मामला है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमने स्टेट बैंक का लॉ बनाया था, ये उस वक्त जो उसको इंडिपेंडेंट करने के नाम पे करवाया गया था,
उसने इसको कितना कंट्रीब्यूट किया, और क्या आप समझते हैं ये मुआहिदा हमें करना चाहिए था? हमारी उस वक्त की जो माशी टीम है उसने दानिशमंदी का मुजाहरा किया था। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। इस पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात यह कि क्या जो 1956 का कानून था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो जो मौजूदा ज़रूरियात हैं इकॉनमी की उसके लिहाज से उसकी ज़रूरियात को पूरी करता था या नहीं करता था? नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थी। हाँ, जो अमेंडमेंट्स उसके अंदर की गई, क्या वो सारी अमेंडमेंट्स ठीक इन्होंने की? नहीं, वो तमाम अमेंडमेंट्स उसके अंदर ठीक नहीं की गई। 2-3 चीज़ें उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑटोनॉमी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो आप किसी को जब खुद मुख्तारी देती हो तो उसके साथ फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उसका एहतसाब भी होता है। इस कानून का जो बनाया गया था, अमेंड किया गया था पीटीआई के टाइम पे फरवरी 2022 में, इस कानून का मसला ये है कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी ज़रूर दी गई, लेकिन उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है इसके अंदर इंश्योर की गई। फॉर एग्जांपल इस कानून के मुताबिक जो अब नया कानून है, महंगाई को कंट्रोल करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, इवन मोर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है जी, आपने उसको वो किरदार दे दिया। आज पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो 36.5% है, और पाकिस्तान की 59 साल तारीख का ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस इन्फ्लेशन रेट को अचीव नहीं कर पा रहा, उसकी क्या वजूहात हैं? अगर उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कसूर है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? इसके ऊपर ये कानून जो है वो खामोश है। जहाँ तक आपके उसकी बात है एक्सचेंज रेट की, अब 2 तरह के मेजर आपके जो एक्सचेंज रेट होते हैं। एक जो होता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको इन्फ्लुएंस करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। दूसरा होता है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। अब कानून के मुताबिक तो आपका जो इसकी जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगेन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अगर मार्केट के अंदर कोई मैनिपुलेशन करता है, और मैनिपुलेशन अगर होती है तो उसको किसने चेक करना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करना। एक तो आपके रुपए की नेचुरल कदर होती है ना, आज पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है, ये सारी दुनिया को पता है। इसी वजह से हमने इंपोर्ट्स के ऊपर, दरामदात के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। लेकिन अगर आज भी जो वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब ने कहा 2 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में कि जी बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, जो रुपए की असल कदर है वो 244 होनी चाहिए, आज 285 मार्केट के अंदर इंटरबैंक है, और मार्केट जो है वो 310 से 316 रुपए के ऊपर है। तो अगर 310 316 मार्केट है, इंटरबैंक 285, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो ये जब तक इस तरह के कवानीन में आप एहतसाबी का जो अमल वो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तो कोई भी कानून बना ले वो इनफेक्टिव हो जाएगा। जी भट्टी साहब आपका। अच्छा शहबाज साहब, ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं, आप माशाल्लाह आपकी बड़ी गिरफ्त है। बज़ाहिर 285 रुपये का है और 320 का भी नहीं मिल रहा, और अगर इतनी तेज़ी से बढ़ता जाता है तो मुल्क में कर्ज़ों की क्या कैफियत होती है? और जो IMF से डील नहीं हो पा रहा, आम शहरी इससे किस तरह मुतासर होंगे? देखिए ये तो बड़ा सादा सा हिसाब है भट्टी साहब कि आप पाकिस्तान के ज़िम्मे जो इस गैर मुल्की कर्जा है वो तकरीबन 126 अरब डॉलर का है। तो अगर रुपए की कदर में 1 रुपए की कमी होती है डॉलर के मुकाबले में, तो 126 अरब रुपए का बगैर कोई नया कर्जा लिए हुए आपके कर्जों में शामिल हो जाता है। तो पिछले कोई जब से ये हुकूमत आई है PDM की, तब से कोई 56-57% इसकी डिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो आपने एक्सटर्नल डेट में इतना ही इजाफा कर दिया बगैर कोई नया कर्जा लिए हुए। आवाम के ऊपर कैसे इसका असर पड़ता है, ये बहुत ही अहम सवाल है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो हाईली इंपोर्ट्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंस है। हम जो दरामदात करते हैं, हम हर चीज़ की भट्टी साहब दरामद करते हैं। आपको कॉटन चाहिए, आपको धागा चाहिए, आपको दालें चाहिए, आपको कुकिंग ऑयल चाहिए, आपको और बाकी खाने पीने की अशिया चाहिए जो पाकिस्तान में जिनकी किल्लत है, आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, आपकी बिजली जिससे बनती है, चाहे वो एलएनजी से बनती है या उसको फर्नेस ऑयल से बनती है। तो सारी चीज़ें जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है और रुपए की कदर में कमी होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आज गाड़ियों की कीमत देख लें, पिछले 1 साल में तमाम गाड़ियों की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह आपके रुपए की कदर में कमी होना है। तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। आपके मुल्क में गंदम की शॉर्टेज है, वो भी आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है। तो अगर वो 285 रुपए का डॉलर होगा तो उसकी। अच्छा राना साहब, मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। एक तो मुझे आज कहीं से उड़ती खबर मिली कि शायद कोई पैकेज आ भी रहा है डॉलर के लिए या कोई एमनेस्टी स्कीम आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, हफीज़ पाशा साहब से मैंने कहा था कि क्यों नहीं डॉलर अकाउंट जो अगर 4% है उसका इंटरेस्ट दुनिया में, तो आप 5 करके यहाँ पे जो लोगों ने घरों में दफन किए हुए हैं वो बाहर
ले आएंगे, हॉट मनी का एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। डोंट यू थिंक कि इन इंतहाई हार्ड टाइम्स में अगर 15, 20, 40 अरब डॉलर लोग जो हैं वो बैंकों में ले आते हैं, भले वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है मगर वक्ती तौर पे हम बच सकते हैं? देखिए, इस तरह की जो बातें हैं वो मार्केट में तब आती हैं जब किसी के पास डॉलर पड़ा हुआ हो और वो जो डॉलर है उसने डिक्लेयर ना किया हुआ हो, वो ब्लैक मनी में आता हो, चाहे उसकी हलाल की कमाई हो, लेकिन उसने टैक्स अवॉइड करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए उसने घर में वो डॉलर छिपाए, तो इस तरह की बातें तब मार्केट के अंदर आती हैं। ये किसको पता है कि घरों में 5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, 10 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, 15 अरब डॉलर पड़ा हुआ है? किसी को नहीं पता। मेरे घर में कितने डॉलर पड़े हुए हैं, आपके घर में कितने की पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। ये सब अंदाजे हैं 20-25 अरब डॉलर के, 40 अरब डॉलर के। किसी के पास, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ना हमारी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये नंबर है, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये नंबर है, ना ही वजारत खजाना के पास नंबर है। सब तुक्के मार रहे हैं। अच्छा, अब पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक बात से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त जो डॉलर की डिपॉजिट रेट आपका, अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट है आपका और आपका डिक्लेयर्ड अकाउंट है, उसके ऊपर अगर आपको देते हैं 0.5% वो शरह सूद आपको देते हैं, तो ये क्या रेट हुआ? ये मजाक है। आप बाहर से जो कर्जा लेते हैं, वो जो आपका आता है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वाला, उसके ऊपर आप दे रहे हैं 11%, किसी 9% आप दे रहे हैं डॉलर टर्म्स में, उनको आप 9-10% के ऊपर ले रहे हैं। अपने अंदर जो डॉलर पड़ा है उसको आप दे रहे हैं 1% भी नहीं दे रहे। तो यहाँ पे रेट्स को सिर्फ ठीक है, एमनेस्टी ना दे। एमनेस्टी के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, इसलिए खिलाफ रहा हूँ कि वो जो लोग जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो हर चीज़ डिक्लेयर करते हैं, वो 36 लाख ही हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा नहीं है। लेकिन उन 36 लाख लोगों और कंपनियों के साथ ये ज़्यादती होती है जब कोई भी हुकूमत उठ के टैक्स की एमनेस्टी दे देती, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज की हो। और एक बात ज़हन में रखें आप कि जो पीटीआई के टाइम पे टैक्स एमनेस्टी है, और उससे पहले फिर शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक टैक्स एमनेस्टी दी थी, उसमें डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट्स दोनों के ऊपर दी हुई थी। तो उस वक्त तक तो लोगों ने जो माल छुपाया हो तो उसको हलाल कर लिया, उसको डिक्लेयर करके 2-3% पे निकल गए। वरना उसकी जो पेनल्टी होती है, जब आपका अगर 35% इनकम टैक्स का रेट है मैक्सिमम, तो 35% इनकम टैक्स रेट, 35% उसके ऊपर जुर्माना 70% बनती है। 70% की बजाय आप उसे 3% ले लें। उसने तो पिछले जो 4-5 साल में जो उसने ब्लैक मनी की है वो 3-4% दे के निकल जाएगा। तो टैक्स एमनेस्टी में के खिलाफ मैं असूली तौर पर हूँ, और इतना हमारे पास पैसा है नहीं जितना दावा किया जाता है। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं आई डोंट केयर के अगर IMF नहीं भी आता तो हमें कोई परवाह नहीं, आपकी मौजूदा फ़ायदा। और दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में कैसे लोगों को ला सकते हैं कि जबकि टैक्स देने वालों की रेशो बहुत कम है? इसका कोई हुकूमत को इदराक है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक इसहाक डार साहब का वो बयान था कि आई डू नॉट केयर, वो पुरानी बात हो चुकी है। और वो जो उनका इंटरव्यू था शाहजेब साहब के प्रोग्राम के ऊपर, उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू था तो उसमें उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया था। वो मेरा ख्याल वो एक बात उन्होंने कह दी थी और बाद में खुद उसको अमेंड कर दिया, तो उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो है वो IMF के बगैर नहीं चल सकता। ये जो इस वक्त चल रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने दिवालिया नहीं होने दिया। दिवालिया तो लीगली आपने नहीं होने दिया, लेकिन आपने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि आप देख लें, हर तरह की सनतें बंद हैं। 25% आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपके मार्च के महीने में कंपेयर टू लास्ट मार्च। बाकी आपकी GDP का ग्रोथ, इन्होंने कहा जी 0.3% तरक्की हुई है साल। ये एक डिस्प्यूटेड नंबर है, मैं खुद रिपोर्ट कर चुका हूँ। फिगर फजिंग की बातें हो रही हैं। हफीज़ पाशा साहब इसको -3, -4% कह रहे हैं। अब दूसरी बात कि क्या FBR का जो रेवेन्यूज कैसे बढ़ सकते हैं? FBR के जो इस वक्त के कवानीन हैं वो इस चीज़ को खुद इनकरेज करते हैं कि आप रिटर्न फाइल ना करें। कैसे? इस वक्त 76 लाख अफराद जो है उनके पास नेशनल टैक्स नंबर है, NTN जिसको बोलते हैं। 76 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 36 लाख सालाना गोशवारे आते हैं। 40 लाख लोग रजिस्टर्ड FBR के साथ, FBR जुर्रत नहीं करता उनके पीछे जाने की। क्यों? क्योंकि वो जो 40 लाख अफराद हैं वो जब गाड़ी लेने जाते हैं तो एक दफ़ा रिटर्न फाइल करके वो निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपने रेट रखा हुआ है ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप नॉन फाइलर आपका रेट है 7%, अगर आप फाइलर हैं तो आपका रेट है 3 या 4% या वट एवर जो भी रेट है। तो आप वो ट्रांजैक्शन करने से पहले 1000 रुपया जमा करवाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं और आप वो जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कम रेट के ऊपर करके निकल जाते हैं। अब एक तो ये लोग हैं, दूसरे फिर वो गए जो आना ही नहीं चाहते आपके सिस्टम के अंदर। ये वो लोग हैं जो आपको 3-4% टैक्स ज़्यादा देना बेहतर समझते हैं बजाय कि वो आपके सिस्टम के अंदर आए। अब FBR का इसके अंदर इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मैं नॉन फाइलर हूँ, मैं 7% दे रहा हूँ, आप फाइलर आप 4% रेट दे रहे हैं। तो FBR कह रहे हैं मुझे तो इससे 3% ज़्यादा रेट आ रहा है, तो मैं इसके पीछे क्यों जाऊँ? तो जब तक आप नॉन फाइलर्स के लिए कोई भी बड़ी चीज़ को ख़रीदना बंद नहीं कर देंगे, जैसा कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो कोई और चीज़ बड़ी नहीं खरीद, वो घर नहीं खरीद सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, कोई प्लॉट नहीं ले सकता,
तब तक आपका जो टैक्स का निज़ाम है उसका उसकी जो बेस है वो ब्रॉडर नहीं होगी। ये 36 लाख कमोबेश यही टैक्स देते रहेंगे और सेम इज़ द सिचुएशन विद द कंपनीज। तो लोग ये समझते हैं कि आप बजाय कि सिस्टम के अंदर आए फिर एफडीआर के साथ डील करें तो बेहतर है बाहर रह के 3-4% उसकी कॉस्ट कर दें। आपको इस चीज़ को पेनलाइज करना पड़ेगा। जब तक पेनलाइज नहीं करेंगे आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपने शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 2-3 दिन पहले उन्होंने उनकी जो कराची में इवेंट हुआ था तो उन्होंने सारी बात वहाँ पे खुल के कर दी। उन्होंने पब्लिकली चेयरमैन एफबीआर को कहा कि मैं इनसे सख्त नाराज़ हूँ, इनकी कारकर्दगी ही ठीक नहीं है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि इनकी नमाजों का मुझे या कौम को क्या फ़ायदा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि या तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चेयरमैन एफबीआर को चेंज कर देना चाहिए था या फिर चेयरमैन एफबीआर खुद छुट्टी पे चले जाते। क्योंकि इतनी बड़ी बात इस तरह पब्लिक में कहने के बाद दोनों साइड्स के ऊपर कोई एक्शन ना लेना मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा, एक बात और बड़ी मार्केट में आजकल फैली हुई है, वो ये कि जी कोई 100-150 बिलियन कहीं से आने वाला है। आई डोंट नो कि चाइना है या ये कहानी, एक तो ये कहानी की जा रही है। दूसरा उधर देखें तो मिफ्ताह इस्माइल साहब जो साबिक वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के रहे हैं, वो कह रहे हैं अक्टूबर तक खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो क्या ये डिफ़ॉल्ट अवर्ट हो जाएगा आपके ख्याल में? और ये जो एक थेरी है कि वी आर टू बिग टू फॉल या हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है उसकी देखते हुए दुनिया की जो ताकतें हैं वो हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होनी, ये कहानी ये भी चलती है, इसको आप कितनी क्रेडिबिलिटी देते हैं? देखिए, हम अरसा दराज से ब्लफ कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया कि जो दुनिया की अक़वाम है उन्होंने आपका जो ब्लफ है उसको कॉल कर लिया। वो कहते ठीक है फिर देख लेते हैं। अगर हम इतने ही हमें कोई $150 अरब की बात अब कर रहे हैं, हमने जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था हमने बना लिया। जितना दुनिया ने हमसे फ़ायदा लेना था चाइना के अलावा वो ले चुके हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, वो कहाँ से 100 या $150 अरब, ये बात करते हुए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो टोटल साइज़ है इस वक्त वो कोई $342 अरब है। जो इकॉनमी की हैसियत है $342 अरब हो, जो ना यहाँ पे ना वहाँ पे, वो उसको कौन $150 अरब का कर्जा या ग्रांट देगा? ऐसा नहीं होता। तो टू बिग टू फेल वाली बात जानते हैं कि मेरा ख्याल एक चीन ही बचा है जो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत अब ट्रस्ट करता है, या उसकी चीन की मजबूरी है स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। अब वेस्ट और यूरोप जो हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं। उसकी वजह ये भी फरमाइएगा आपकी मौजूदगी का आने वाला बजट आप क्या समझते हैं? महंगाई होगी क्या? हमारे पास इतना पैसा है कि अवाम पर बोझ ना डालें? आने वाले बजट पे हुकूमत क्या कर सकती है जिससे अवाम का महंगाई का कमर ना टूटे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो कर रहे हैं कि जो फिस्कल स्पेस है या नहीं है, इसके बावजूद कुछ आप देखेंगे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स बजट में आ सकती हैं। तो अगर वो बड़ी अनाउंसमेंट्स आएंगी तो वो कर्जा लेके वो उस किस्म की स्कीमों को फाइनेंस किया जाएगा। हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है। और जो भी हुकूमत अब इलेक्शन अगर होते हैं अक्टूबर में, जो भी हुकूमत इलेक्शन जीत के वापस आएगी, चाहे पीडीएम वापस आ जाए, चाहे कोई और पार्टी वापस आ जाए, पीपल्स पार्टी सिंगल आ जाए, पीटीआई शायद वापस आ जाए, हमें नहीं पता कौन आता है, वो आते ही पहला काम ये करेगी कि अगर इन्होंने एक सियासी बजट दिया उसको ये रिवर्स कर देंगे। तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्या महंगाई अगले 1-2 साल में कम होगी? मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई 1-2 साल में कम होगी। ये ज़रूर है कि अगर अभी 36% आपकी सालाना महंगाई बढ़ने की रफ्तार है तो वो शायद 20% हो जाए, 25% हो जाए। 20 या 25% रफ्तार होने का मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो 36% चीज़ों की कीमत बढ़ रही थी वो 20% से मजीद बढ़ेगी, तो मजीद और चीज़ें 20% महंगी हो जाएंगी। तो अगले 1-2 साल तो काफ़ी मुश्किल है। और जब तक स्टेट बैंक के कानून में मजीद तरमीम करके स्टेट बैंक को इसका एहतसाब इंश्योर नहीं किया जाता महंगाई का हदफ हासिल ना करने का, तब तक कोई, मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। दूसरी बात ये शहबाज साहब, फिर बार बार ये आप जिक्र कर रहे हैं तो स्टेट बैंक को क्यों नहीं ये अपने ला रहे इस तरह, जब आप समझ रहे हैं कि जब तक उन्हें नहीं ठहराया जाएगा उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे, तो हुकूमतें क्यों नहीं इस इशू पे प्रायोरिटी देती इसको? देखिए, जो मेरी और आपकी प्रायोरिटी है वो शायद हुकूमत की प्रायोरिटी ना हो, उनकी कुछ अपनी सियासी तरजीहात होंगी, एक चीज़। दूसरा ये कि जो जनरली एक चीज़ हुकूमत की फेवर में जा रही है वो ये कि इस वक्त चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में, और मेरा नहीं ख्याल कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए आप स्टेट बैंक के कानून में कुछ तरमीम कर सकते हैं, क्योंकि जब हुकूमत तरमीम करेगी वो सिर्फ ये वाली अकाउंटेबिलिटी वाली उसमें अमेंडमेंट नहीं लेके आएगी। वज़ीर ख़जाना खुद पब्लिकली कह चुके हैं उनको 2-3 जो उसकी जो शिक्के हैं कानून की उसके ऊपर भी उनको एतराज़ है, तो वो भी फिर वो अमेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं स्टेट बैंक के कानून में तो शायद अगली हुकूमत आके जो इसकी भी आती है वो करेगी, ये हुकूमत शायद ना कर पाए। तो ये
बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, अभी गुफ्तगू और भी हम आपना चाह रहे थे, लेकिन शहबाज राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। भट्टी साहब ये बड़े एक निगाह रखते हैं और ये बड़ी चीज़ों पर इनकी गहरी निगाह, तो बड़े आसान लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है ये इन्फ्लेशन का मामला है। लेकिन बात ये है कि वो जो आपने बात की है, क्या मैशियत हमारी प्रियोरिटी है, इसको प्रियोरिटी बनाएं। ये जो आपकी सियासी रेंगलिंग है, ये जो इससे तो कुछ निकलने वाला नहीं। मैं एक और बात करता हूँ, अगर इन हालात में ये बात हम पहले करते रहे ना कि खान साहब इलेक्शन जीत भी जाते हैं, अगर इन सारी जो चीज़ें मस्ख हैं हमारी मैशियत के अंदर वो आप ठीक नहीं करते तो फिर क्या होगा? देखिए गाई साहब, आवाम को प्रायोरिटी देना होगा। आपने एलीट कैप्चर जो है ना उन्हें छोड़ के, अर्ज यही है ना कि यहाँ एलीट क्लास का हो सकता है, रज़ाक दाऊद एंड कंपनी फ़ायदे उठा ले, IPP वाले फ़ायदे उठा ले, यहाँ आम उठा ले, ये फैसला हुकूमत क्लोजिंग है। लेकिन बात यह है कि ये लोग हर दौर में ही आगे आ जाते हैं और अवाम पीछे हैं। अल्लाह करे कोई ऐसा दौर भी तुलू हो जिसमें वो जो 99% है उनके मफादात की भी कोई निगहदाश्त करे। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।